देखिए वो रिकॉर्डिंग सिर्फ आप ही नहीं देखते सर, सारे लोग देखते हैं, है ना। ग्रुप में भी हम लोग शेयर करते हैं, जिसका अगर कुछ मिस हो गया तो उनका रहता है, इसलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए ये ट्रेनिंग्स जो है हम लोग लगभग 7 डेज करने वाले हैं, और 7 डेज कंटिन्यू ये ट्रेनिंग्स रहेगी। लगभग मान के चलिए 1 घंटे 1.5 घंटे की ये ट्रेनिंग्स रहेगी। ये 7 डेज करने का पर्पज सिर्फ एक है, जिससे कि आपको हर एक चीज बहुत बारीकी से और अच्छे से समझ में आए। अगर हम ट्रेनिंग्स अगर प्रॉपर, इस ट्रेनिंग को मैं 1-2 दिन में फिनिश कर सकता हूँ, मतलब 1-2 दिन में समझ में नहीं आएगा। तो आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं डीएमआईटी की। प्रमोद सर मैं आपको बता दूं, डीएमआईटी आपके लिए भी नया है, गंगाधर सर के लिए भी नया है। तो आज हम डीएमआईटी को समझेंगे। गंगाधर सर ने मिड ब्रेन की ट्रेनिंग ऑलरेडी लेके रखी हुई है, प्रमोद सर आपने लेके नहीं रखी। तो पहले हम आपका डीएमआईटी क्लियर करेंगे, डीएमआईटी के बाद में फिर आपकी मिड ब्रेन की ट्रेनिंग्स होगी। तो सबसे पहले 7 दिन आपकी डीएमआईटी की ट्रेनिंग चलेगी। प्रमोद सर मेरी आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है आपको अच्छे से? या फिर कोई अगर ईयरफोन है, हेडफोन है, कुछ भी, तो वो भी आप कानों में लगा सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर अच्छे से और सुनाई दे। आवाज आना बहुत जरूरी है मेरी। ठीक है, प्रॉपर कुछ लगा लीजिए आवाज ना तो सर। सर कुछ अगर है, हैंड फ्री वगैरह कुछ लगा लीजिए, जिससे प्रॉपर सुनाई दे सारी चीजें। चलिए स्टार्ट करें, प्रमोद सर स्टार्ट करें। हाँ सर, स्टार्ट करें। ओके। देखिए ध्यान से समझिए, डीएमआईटी की जो ट्रेनिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं, डीएमआईटी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है काउंसलिंग का। अगर आप सही से काउंसलिंग करते हैं तो आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा, रेफरेंस बहुत अच्छी मिलेगी, और रिपीट होकर लोग आपके पास में आएंगे। इट मीन्स के रिपीट होने का मतलब ये कि आपने अगर किसी एक पर्सन की अच्छे से काउंसलिंग की है बच्चे की, तो आपके पास वो कम से कम 10 रेफरेंस लेके आएंगे, या बार बार वो अपने ही घर में किसी और का डीएमआईटी कराएंगे। डीएमआईटी बच्चों का भी होता है, बड़ों का भी होता है, हर कोई डीएमआईटी करा सकता है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी पर्सन की कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है यहाँ पे, उनको कोई भी अपनी तरफ से ज्ञान नहीं देना है, हमें उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए रिपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो डीएमआईटी की रिपोर्ट कुछ आपको इस तरीके की दिखेगी। जस्ट ए मिनट। इस तरीके से आपको 35 पेज की पूरी एक रिपोर्ट दी जाएगी। हालांकि रिपोर्ट में सारी चीजें हैं, जो भी आप माता पिता को बताना चाहते, समझाना चाहते, हर चीज रिपोर्ट में है। बट अगर आप सिर्फ रिपोर्ट को देखकर या रिपोर्ट को पढ़कर काउंसलिंग करेंगे, तो आपकी तरह मार्केट में और भी लोग हैं। अगर आपको मार्केट से एकदम से हटना है, मार्केट से अच्छी काउंसलिंग आपको करना है, अपना पैर अगर अच्छे से आपको जमाना है, तो फिर क्या करना है कि जो लोग कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हर पर्सन जो इस फील्ड में, वो क्या करता है कि वो ना इस रिपोर्ट पे डिपेंड होता है कि ये रिपोर्ट जो है, इसमें जो लिखा है वो पढ़कर बता देंगे कि आपके बच्चे की प्राइमरी पर्सनैलिटी ये है, सेकेंडरी ये है, आपके बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक ये है, आपका बच्चा ऐसा है, आपका बच्चा ऐसा है। ये सबको पता है माता पिता को कि उनका बच्चा कैसा है। माता पिता आपके पास आए हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ रिपोर्ट में लिखा हुआ है, कुछ आपको अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताना है। मैं आपको अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पे बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, बहुत सारी रेमेडीज आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, और ऐसा है तो आपको क्या करना है। अगर आपने इन सारी बात को भी अच्छे से समझ लिया, तब भी आप बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप काउंसलिंग करते जाएंगे, आपने एक बच्चे की 2 बच्चे की, 3 बच्चे की, आप जैसे ही 50 बच्चों की काउंसलिंग कर लेंगे, तो आपकी काउंसलिंग करने का जो तरीका बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाएगा।
आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। तो ये सारी चीज जो है ना, पहले दिन से परफेक्शन के साथ में नहीं होती है। आपको करते 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 आती हैं चीजें। और दूसरा, कि जब आप इस फील्ड में आएंगे और जब आप लोगों से मिलेंगे, तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ जाएगी। आप हर चीज में ऑब्जर्व करेंगे लोगों को कि इसकी पर्सनैलिटी ये है, अब ये बात इस तरीके से करता है, इसके दोस्त इस तरीके से हैं, या फिर ये इस तरीके से। तो आप आपका ऑब्जर्वेशन इतना जबरदस्त हो जाएगा कि हर व्यक्ति को आप जज करने लगेंगे, और वहां से आपके ऑब्जर्वेशन से आपको नॉलेज होगी, और उस नॉलेज के आधार पर आप बहुत बेहतर तरीके से काउंसलिंग कर पाएंगे। तो जो आपको 7 डेज की जो ट्रेनिंग है वो आपको अच्छे से लेना है। 7 डेज की ट्रेनिंग में ना, हम हर छोटी मोटी चीज पे चर्चा करेंगे, छोटी बड़ी चीज पे। फिंगरप्रिंट क्या होता है, ये लाइंस कैसे डेवलप होती हैं, इसका मतलब क्या होता है, और किस तरीके से काउंसलिंग करना है, ये इसका कनेक्शन कैसे ब्रेन के साथ में होता है, हर एक चीज को। तो आज हम जिस चीज को करेंगे ना, उस चीज की प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट डे करना है। नेक्स्ट डे जो हम करेंगे उसकी प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट डे करना है। मतलब आपको साथ ही साथ सारी चीजें करना है। तो आज मैं रिपोर्ट की जो चीजें आपको भेज रहा हूँ, ये आपको मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ये पीडीएफ आप देख लेना, बट इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, जस्ट एक सैंपल के तौर पे आपको देखना है कि हाँ ऐसी रिपोर्ट होती है और इसमें यही चीज होती है। बाकी आज हम समझेंगे कि डीएमआईटी क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये क्यों कराना चाहिए, किस किस पर्सन को कराना चाहिए। आज इसको थोड़ा सा हम अच्छे से मजबूत करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, इसके इतिहास के बारे में। कल से हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फिंगरप्रिंट्स की और भी चीजों की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करेंगे। एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये ट्रेनिंग्स जो आप ले रहे हैं, ये ट्रेनिंग आपको पहले दिन से समझ में नहीं आएगी। ये ट्रेनिंग आपको लास्ट में समझ में आएगी। मतलब आज मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, कल मैं कुछ और बताऊंगा, परसों में कुछ और बताऊंगा। ये जब हम 7 डेज या 8 डेज पे पहुंचेंगे, तो ये छोटे छोटे डॉट्स जो है ना, सारे डॉट्स आपके कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ये सारे डॉट्स आप पे कनेक्ट होंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसका इससे संबंध है, और यहाँ पे ये चीज करना है, यहाँ पे ये चीज करना है। लेकिन पहले दिन से समझ में नहीं आएगी। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि देखो डीएमआईटी जो है ना, ये किसी एक साइंटिस्ट की रिसर्च नहीं है। इसके पीछे काफी सारे साइंटिस्ट है, बहुत सारे लोग का हार्ड वर्किंग है इसके पीछे। तो हर पर्सन की ना अपनी अपनी एक थ्योरी है, और वो थ्योरी जो है लोगों ने गवर्नमेंट के सामने रखी, वो अप्रूव हुई, और उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तब वो थ्योरी हमारे सामने है। तो इसके ना अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग थ्योरी है, फिर सारी चीजें मिलके ये पूरा एक ये काउंसलिंग बनता है, मिलके पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनता है। इसलिए हर दिन को आपको अटेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। प्रमोद सर, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं। अगर आप एक जगह बैठे हैं, पानी वानी की बोतल लेके बैठिएगा। लगभग 1 डेढ़ घंटे तक हम चीजों को समझेंगे। मैं आप, क्योंकि मिस हो गया ना, तो फिर बाद में ये चीज हम रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगले दिन फिर हमको नेक्स्ट किसी चीज को समझना है, फिर किसी नेक्स्ट चीज को समझना है ना, तो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो पानी वानी की अगर बोतल नहीं है तो रख लो पास में, वॉशरूम वगैरह जाना है तो वो चले जाओ, है ना। और नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूँ, 1 से 2 मिनट का, है ना, क्योंकि फिर 1 से 1 घंटे 1.5 घंटे तक ना मैं हिलूंगा ना आप हिलेंगे। बिल्कुल चीजों को समझना है, बिल्कुल अच्छे से, नहीं तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा आपसे। और अगर सब कुछ कंप्लीट है, पानी वानी भी पी के रखा है, मतलब 1 डेढ़ घंटे तक आप बिल्कुल डिस्टर्ब होने वाले नहीं है, और कहीं जाने वाले नहीं है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। मुझे डन कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं, और क्या फिर। करें स्टार्ट मुझसे। ट्रेनिंग में समय देना पड़ता है। गंगाधर सर जो आपके साथ में हैं, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग रात को 11 11 12 12 बजे तक अटेंड की है। कंटिन्यू 3 3 4 4 घंटे की ट्रेनिंग भी अटेंड की है ना। ये तो डीएमआईटी है, तो इसको हम 1 1 डेढ़ डेढ़ घंटे में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बट बाकी मिड ब्रेन की ट्रेनिंग बहुत लंबी लंबी होती है ना। तो स्टार्ट करें सर, प्रमोद सर स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो एक एक करके चीजों को समझते हैं हम लोग। और आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन
पार्ट रहेगा और इस इंट्रोडक्शन को भी बड़े ध्यान से समझना है क्या क्या नहीं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले वेलकम और बात करते हैं डीएमआईटी की। और तो समझते हैं कि डीएमआईटी आखिर कराना क्यों चाहिए। इसको बड़ी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझते हैं। सपोज मान के चलिए एक क्लास है और एक क्लास के अंदर काफी सारे बच्चे हैं। एक बच्चे का 99% मार्क्स आ रहा है, एक बच्चे का 33% मार्क्स आ रहा है। पढ़ाई दोनों ही कर रहे हैं, टीचर भी उनके सेम है, तो इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, समझना जरूरी है। इसी चीज की प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम्स है इसी का सॉल्यूशन डीएमआईटी के अंदर छुपा हुआ है। कि ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा मैथ्स में वीक होता है, कोई बच्चा केमिस्ट्री में वीक होता है, कोई बच्चा मैथ में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा केमिस्ट्री में बहुत अच्छा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि किसी बच्चे का रीडिंग बहुत अच्छा होता है, किसी बच्चे का राइटिंग बहुत अच्छा होता है, किसी बच्चे को मेमोरी की प्रॉब्लम्स है। ऐसा क्यों होता है? तो मतलब अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और अलग अलग जो चीजें हैं कि हर इंसान के अंदर होती है। अब ये कितनी क्वांटिटी में होती है, कितनी परसेंटेज में होती है, कितनी होनी चाहिए, अगर कोई पार्ट वीक है उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको कैसे हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही हम डीएमआईटी के अंदर बताने जा रहे हैं। कि अगर एक बच्चा 33% भी मार्क्स लेके आ रहा है, तो उस 33% मार्क्स को वो 99% मार्क्स पे कैसे पहुंचे। मतलब कोई बच्चा वीक ना हो, हर बच्चे कैसे अपनी स्ट्रेंथ पे काम करे, वो हम इस डीएमआईटी के अंदर जानने वाले हैं। मतलब कि लोगों की वीक पार्ट को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कैसे करें, और उनकी लर्निंग जो एबिलिटीज है उसको कैसे अच्छा करें, उनकी जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी है, हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंसी है जो हम समझेंगे, उसका अच्छे से भरपूर यूज कैसे करें, जिससे कि कोई भी बच्चा हर फील्ड में सफलता हासिल कर पाए। इसलिए हम लोग ये डीएमआईटी टेस्ट बच्चे को कराते हैं, इसलिए डीएमआईटी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा कि देखो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जैसे सपोज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग्स दी हैं। इसी तरीके से मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग्स दी है। तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बट मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यार जिस तरीके की अगर आपने अपनी काउंसलिंग को बेटर बना दिया, तो मार्केट में फिर आपका कोई कंपटीशन होने वाला नहीं है। सारे लोग साइड में हो जाएंगे। तो मार्केट में कंपटीशन को अगर आपको बिल्कुल एक तरफ करना है और आगे निकलना है, लीड करना है मार्केट को, तो आपको काउंसलिंग से ज्यादा उन और भी चीजों को सीखना होगा, जिस जो हम 7 दिन में धीरे धीरे करके सीखेंगे। आज हम डीएमआईटी अच्छा समझते हैं और डीएमआईटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम थोड़ा बहुत किस किस टॉपिक को कवर करेंगे, इस चीज को समझना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे, फिंगरप्रिंट के टाइप्स की हम लोग बात करेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंसी के जो टाइप्स हैं उनकी बात करेंगे, और कैसे इनका अच्छे से यूज कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये जो आज मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ 7 डेज में, इनमें हम डीप में जाएंगे, इनको हम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लर्निंग स्टाइल के बारे में बात करेंगे कि एक पर्सन का लर्निंग जो स्टाइल है, विजुअल, काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी, ये 3 तरीके के लर्निंग जो पैटर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, और इसके बेनिफिट्स क्या, मतलब डीएमआईटी का बेनिफिट्स एक बच्चा कैसे ले सकता है, कॉर्पोरेट में जो पर्सन है वो कैसे ले सकता है, और एडल्ट कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत चीजों को समझेंगे। और डिस्क प्रोफाइल को भी समझेंगे। डिस्क मीन्स मतलब कि एक व्यक्ति की 4 तरीके की पर्सनैलिटी होती है, और इस चीज के लिए मॉल्टन मार्सन को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। तो वो पर्सनैलिटी कौन कौन सी, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे, है ना। आज सिर्फ टॉपिक को हम कुछ टॉपिक उनको कवर हम लोग करेंगे। हिस्ट्री को समझते हैं थोड़ा सा, है ना। मैं आपको मजेदार तरीके से कुछ कहानियों के माध्यम से हिस्ट्री को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और ये जो साइंटिस्ट हैं इनके नाम बिल्कुल आपको मुंह जुबानी रट जाना चाहिए, है ना। ये धीरे धीरे आ जाएगा, एकदम से नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डॉक्टर हार्ल्ड कमिंग्स की। अब देखिए, ये डॉक्टर हार्ल्ड कमिंग्स जो है, इनको फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक भी कहा जाता है। अब इनको फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स क्यों कहा जाता है, इसके पीछे बहुत बढ़िया कहानी है। कि इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, उस बुक का नाम था फिंगरप्रिंट, पाम एंड सोल। फिंगरप्रिंट, हाथ पे और पैर पे, पाम एंड सोल। उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, और उसको बाइबल कहा जाता है ये डर्मेटोग्राफिक्स का। तो सबसे पहले चूंकि इन्होंने शुरुआत की थी लोगों के सामने, इस साइंस को, इस लोगों के सामने इस प्रयोग को लेके आए, लोगों ने गौर करना स्टार्ट किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स कहा जाता है। ठीक है, फिंगरप्रिंट को एनालिस करना, और एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक, है ना, इस तरीके की स्टडी इन्होंने की है। और बहुत सारी चीजें हैं इनके ऊपर, इनकी बुक भी है फिंगरप्रिंट एंड पाम एंड सोल, अगर सर्च करें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है।
है ना। बाकी उसकी वैसे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीज मैं आपको बता ही रहा हूँ। बस इन साइंटिस्ट का नाम याद रखना, डॉक्टर हार्ल्ड कमिंस, है ना, जिन्होंने इस चीज की रिसर्च की, क्योंकि ये इसके फादर है। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट जो थे 1888 में, सर फ्रांसिस गेल्टन, ये ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने रिसर्च की और इन्होंने भी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था फिंगरप्रिंट्स, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग साइंटिस्ट जो है इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और मैं आपको ये फिनिश होने के बाद में एक आपको पूरी लिस्ट भेजूंगा मैं साइंटिस्ट की, कि 1800 है ना, जो अपना आपका सेंचुरी है, 18th सेंचुरी से भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, मतलब 300 साल पुराना विज्ञान है। और इन 300 साल में किस किस साइंटिस्ट ने कैसी कैसी रिसर्च की है, क्या है, उसको लेके भी मैं आपको थोड़ा सा एक चीजें भेजूंगा। अगर वो आपको ध्यान में रहेगा तो बहुत आपको हेल्प करेगा, है ना। इसके बाद में देखो ये प्रचलित कब हुआ, इस चीज को समझो। 1903, 1903 में दो भाई थे, जुड़वा भाई थे, एक का नाम था विल और एक का नाम था विलियम। इसमें से एक भाई ने ना क्राइम कर दिया। अब जब क्राइम कर दिया तो वहां के जो पुलिस वाले हैं जो भी है, तो वो बड़ा कंफ्यूजन थे, कंफ्यूज में कि भैया किसको पकड़े। शकल एक जैसी है ना, नाक नक्शे सबको एक जैसे, हरकतें भी एक जैसी करते हैं, किसको पकड़े। तो वहां पे जब इस रिसर्च के बारे में लोगों ने गौर किया कि यार कोई भी इंसान की अगर शकल एक जैसी है, वो जुड़वा है जो भी है, बट उसके फिंगरप्रिंट अलग अलग होंगे। तो इनके फिंगरप्रिंट्स लिए और जिस भाई ने क्राइम किया तो उसको पकड़ लिया गया। तब से ये और ज्यादा फेमस हो गया, लोगों ने इसके ऊपर और ज्यादा गौर करना स्टार्ट किया, इसलिए आजकल फिंगरप्रिंट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं बात करता हूँ डीएमआईटी की, तो डीएमआईटी का ना फुल फॉर्म होता है, डीएमआईटी की फुल फॉर्म है, पता नहीं इसमें पीडीएफ में मेरी में लिखा है कि नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रिपोर्ट में दिख जाएगा। डीएमआईटी का फुल फॉर्म होता है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये आपको रिपोर्ट में दिख जाएगा। देखो यहाँ पे भी ये रिपोर्ट के अंदर भी साइंटिस्ट का जिक्र किया गया है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ भी साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो रिपोर्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें तो नहीं है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो डीएमआईटी का फुल फॉर्म है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, आप गूगल भी करेंगे तो आ जाएगा। तो डर्मा का मतलब होता है स्किन, और ग्राफिक का मतलब होता है प्रिंट, है ना। डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, डीएमआईटी का फुल फॉर्म, यानी स्किन के प्रिंट के द्वारा व्यक्ति के मल्टीपल इंटेलिजेंसी का पता करना, है ना। डर्मा मतलब स्किन और ग्राफिक मतलब प्रिंट। और ये जो लाइन जो है स्किन के ऊपर जो लाइन होती है, इसको साइंस में हम लोग बोलते हैं रिच। इसकी स्पेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो RIDGES होती है, बट इसको प्रोनाउंस जो होता है, इसको रिच नाम से प्रोनाउंस उसको किया जाता है। और प्रॉपर इसी की स्टडी होती है, और इसी की स्टडी के आधार पे रिपोर्ट तैयार होती है, और उस रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग काउंसलिंग करते हैं। इसमें ना बेसिक तीन चरण है, तीन स्टेप्स जो होते हैं। सबसे पहला क्या, व्यक्ति फिंगरप्रिंट्स लेता है ना, टेक अ फिंगरप्रिंट्स, उसने फिंगरप्रिंट्स लिए। सेकंड स्टेप में फिंगरप्रिंट को प्रॉपर एनालाइज किया जाता है। देन एनालाइज करने के बाद में थर्ड जो स्टेप आता है, हम उसमें काउंसलिंग करते हैं। तो यहाँ पे जिस पार्ट की आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, उस पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, आपको काउंसलिंग अच्छे से करना है। मतलब आपको फर्स्ट और थर्ड ये दो पार्ट आपको संभालने हैं, जो सेकंड जो पार्ट है वो हमारा काम है ना, यानी फिंगरप्रिंट को प्रॉपर एनालाइज करना और रिपोर्ट आपको बना के देना हमारा काम है। कुछ समय बाद जब आप इसमें आपको परफेक्शंस हो जाती हैं, आप चीजों को अच्छे से समझ जाते हैं, उसके बाद में आपको ये सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको दूंगा। बट अभी फर्स्ट दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, फिंगरप्रिंट्स अच्छे से लेना, और फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद आपको जिस तरीके से काउंसलिंग के बारे में सिखाया जा रहा है, 7 डेज की जो ट्रेनिंग है, उसको अच्छे से समझ के काउंसलिंग पे पूरा ध्यान देना है। क्योंकि कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, वो आपके पास सिर्फ काउंसलिंग के लिए आएगा, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आएगा। अगर आप किसी पर्सन की अगर काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, तो वो आप जितनी चाहे उससे फीस आप चार्ज कर सकते हैं। इसलिए समझना जरूरी है। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि यार इसका इतिहास क्या है, बहुत लंबा इसका इतिहास है ऑलरेडी, जो मैं डर्मेटोग्राफिक्स की इसकी साइंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो
300 साल पुराना विज्ञान है और इसके ऊपर काफी सारे एविडेंस हैं, काफी सारे प्रूव है, बहुत सारे लोगों को नोबेल पुरस्कार तक मिला हुआ है, मेडिकल में, जेनेटिक में, एंथ्रोपोलॉजी में, बहुत जगह इसका यूज किया गया, इसके बारे में बहुत जगह बातें इसके बारे में हुई है। तो आप एक ऐसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं जिसको ऑलरेडी जिसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है। तो अब फिंगरप्रिंट के टाइप के बारे में अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको बोलता हूँ, चलिए, तो देखिए हर किसी के फिंगरप्रिंट होते हैं, हर किसी के, इंसान हो जानवर हो, दोनों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। ठीक है, बट इंसान के फिंगरप्रिंट्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है ना, जानवर के फिंगरप्रिंट्स की उतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं है। तो अगर आपसे कोई ये सवाल करता है कि यार फिंगरप्रिंट से पता कैसे चलेगा कि आपका ब्रेन इस चीज के लिए बना हुआ है, आपके ब्रेन में, ब्रेन मतलब ब्रेन आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ब्रेन की परसेंटेज ये है, ऐसे कैसे आपको ब्रेन से पता चलता है? तो आप उनको बता सकते हैं कि देखो, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, माँ के पेट में जब बच्चा होता है, तो 13 हफ्तों से, यहाँ पे 19 लिखा है, स्टडी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, यहाँ पे 21, 13 हफ्तों से 21 हफ्ते के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, 13 हफ्तों से 21 हफ्ते के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इस बीच में बच्चे के ब्रेन का और फिंगर्स का, तो है ना, ये लाइंस का, इन दोनों का डेवलपमेंट जो है ना, ये साथ ही साथ में होता है। मतलब एक तरफ बच्चे के फिंगर्स, ये रिच जो है ये भी डेवलप हो रही है, और बच्चे का ब्रेन भी डेवलप हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में ना कनेक्शंस होते हैं। जैसे ब्रेन के अंदर लोब्स होते हैं, उसके अंदर न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी तरीके से आपके लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसीलिए अगर कोई ट्विंस भी है, जुड़वा बच्चे हैं, उनके फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की इंटेलिजेंस ही अलग अलग है ना। किसी के ब्रेन के इस हिस्से में कम न्यूरॉन्स है, किसी किसी के इस हिस्से में बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, और ये भी मैटर करता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ गर्भ में होता है, तो माँ को किस तरीके का खाना दिया जा रहा है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है ना, तो और कैसा माहौल है, एनवायरनमेंट है, इसका भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है, क्योंकि माँ तो चीजों को देख ही रही है ना, उसी चीजों को, वो उसके न्यूट्रिशन को, प्रेशर को फील कर ही रही है, तो इसका भी असर होता है। तो हर चीज का ध्यान रखा जाता है। बाकी 13 हफ्ते से 21 हफ्ते का टाइम पीरियड के बीच में ब्रेन का और फिंगर्स का, रिचेस का, दोनों का डेवलपमेंट साथ में होता है, इसलिए इसका रिलेशन है। तो ब्रेन किस तरीके का बना हुआ है, ईश्वर ने कैसा बनाया है, वो आपके फिंगरप्रिंट से पता चल जाता है। अब जैसे कुत्ता है, तो जो डॉग्स होते हैं उनके नाक पे ये प्रिंट्स रहते हैं। तो अगर कभी कुत्ता, किसी का डॉग अगर खो जाए, तो आप प्रिंट से पता कर सकते हैं, है ना, कि कौन सा डॉग है, किसका है। शकल एक जैसी, बस प्रिंट सबके डिफरेंट होते हैं, सबके अलग होते हैं। तो अब मैं फिंगरप्रिंट्स की अगर बात करता हूं, तो देखिए, अब आपके सामने आप सोचिए कि आप कितना जबरदस्त काम करने जा रहे हैं कि दुनिया के अंदर इस वक्त 700 करोड़ की आबादी है। इतनी आबादी में किसी के फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं होते, सबके फिंगरप्रिंट डिफरेंट है। उसके आधार पे अब हम काउंसलिंग करना सीखेंगे। और ये फिंगरप्रिंट जो है ना, अब देखो जितने भी फिंगरप्रिंट्स दुनिया के अंदर हैं, जो भी इंसान है जिनके फिंगरप्रिंट्स हैं, ये फिंगरप्रिंट ना 3 कैटेगरी में, 3 क्लास में डिवाइड है। इसी के अंदर दुनिया के सब फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहला जो फिंगरप्रिंट्स का पैटर्न होता है, जिसको हम बोलते हैं लूप, इस लूप के अंदर 60 से 65% जो पॉपुलेशन है, उन सबके फिंगरप्रिंट्स लूप कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि लूप कैटेगरी के फिंगरप्रिंट्स कैसे होते हैं। अगर आपने उन पैटर्न को अगर समझ लिया, तो आपने 60 to 65% जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनको आपने कवर कर लिया। और फिर उनकी जो इंटेलिजेंसी है, वो काउंट होती है उनके रिच से। तो किसी पर्सन में ज्यादा इंटेलिजेंसी होती है, किसी पर्सन में कम इंटेलिजेंसी होती है। तो हमें तो मोटा मोटी 4-5 चीजें समझनी है। तो लूप मैंने आपको समझा दिया, लूप जैसे ही मैं आपको बताऊंगा, तो 60 to 65% लोगों को आप कवर कर लेंगे। देन वर्ल, वर्ल जो है 30 to 35% जो लोग हैं, उनका जो फिंगरप्रिंट का पैटर्न होता है, वो वर्ल जैसा होता है। अब लूप क्या है, वर्ल क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट जो बच्चे हैं, आखिरी 5%, वो होते हैं आर्क, इसको आर्च भी बोलते हैं और आर्क भी बोलते हैं। ये जो आर्क है, बाकी के जो 5% लोग बचे हैं, वो आर्क में आ जाते हैं, क्योंकि इनके फिंगरप्रिंट थोड़े से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं इनके। तो ये तीनों पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, जिससे कि लूप, वर्ल और आर्क, इनको समझ लिया अगर आपने,
तो सब सारी पॉपुलेशन को आप कवर कर लोगे और सभी की बहुत बढ़िया से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो इन फिंगरप्रिंट्स में जो हम लोग जो चीज़ों को समझते हैं, जिस चीज़ से इंटेलिजेंसी काउंट होती है, वो होती है ये रिचेस। ये जो पैटर्न्स जो आपको दिख रहे हैं, बस इन्हीं का पूरा काम है और इन्हीं से सब इंटेलिजेंसी वगैरह समझ में आती है। ये पैटर्न्स है, ये हर किसी के फिंगर्स में रहते हैं, मैं आपको बताऊँगा। और हो सकता है कि तीसरे या चौथे दिन मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी आपसे बात करूँ। इट मीन्स मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप किसी का अंगूठा देख के भी बता सकते हो। मतलब भविष्यवाणी नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग ना इसको ना उससे जोड़ते हैं कि ये कोई भविष्यवाणी है। नहीं, ये प्योर साइंस है। हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। जैसा आपका जो ब्रेन बना हुआ है ब्रेन, बस वो चीज़ आपको बता रहे हैं। हमें नहीं पता कि आप भविष्य में क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, हमें नहीं पता। आपका ब्रेन कैसा बना हुआ है जन्म के साथ, क्या इंटेलिजेंस है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, बस वो हम आपको बता सकते हैं। बाकी भविष्य के बारे में हम लोग बात नहीं करते। तो ये जो फिंगरप्रिंट्स जो हैं, इनके कुछ नाम होते हैं, जैसे कि ये बाइफरकेशन होते हैं। ये दो दो लाइन्स इस तरीके से आती है, हर किसी के फिंगर्स में रहती है, फिर एक लाइन इस तरीके से जाती है। इसको बाइफरकेशंस बोलते हैं हम लोग। ये जो लाइन से स्टार्ट होती है यहाँ से और इसका एंड होता नहीं, इसको रिच एंडिंग बोलते हैं, जिसका एंड बीच में हो जाता है। ये छोटा सा जो टापू टाइप का, इसको शॉर्ट रिच बोलते हैं। इसको भी रिच एंडिंग बाइफरकेशन आइसलैंड, जो किसी किसी के बीच में आपको बिंदी जैसा भी दिखेगा, तो इसको आइसलैंड बोलते हैं। ये बाइफरकेशन हो गया। इस तरीके से नाम है, हालांकि इनका काम पढ़ता नहीं है, बस जानकारी में होना चाहिए। तो बस रिच का एंडिंग, रिच काउंट, रिच क्रॉसिंग, बस ये इसके इस नाम होते हैं। तो मैं बात करता हूँ डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर की। देखो, इन्होंने ही रिसर्च की थी मल्टीपल इंटेलिजेंसी की, और इनके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। ये अभी जिंदा है ना। आप एक जिंदे व्यक्ति के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है ना। मनोवैज्ञानिक इनका साइंस जो है वो पढ़ाते हैं ये उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। और इन्होंने खोज की इस चीज की। खोज कैसे की, इसके ऊपर इंटरेस्टिंग मैं कहानी आपको सुनाना चाहूंगा, आप समझ जाओगे। देखिए, आपने नाम सुना होगा फोर्ड का। जिनकी फोर्ड गाड़ियां, उनकी फोर्ड कंपनी के जो हेनरी फोर्ड जो है, अब देखा जाए तो हेनरी फोर्ड बहुत अच्छे सक्षम थे, उनकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, गाड़ियां धड़ाधड़ बन रही थी। उस टाइम पे किसी ने इंट्रोड्यूस किया, मतलब किसी को ये पता चला कि हेनरी फोर्ड जो है ना, वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी सफल है, पैसा कमा रहा है, सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा है। तो उस टाइम पे ये लगभग नया नया कॉन्सेप्ट आया था, तो किसी ने उनके फिंगरप्रिंट्स लिए। और फिंगरप्रिंट्स लेने का तो उसमें पता चला, फिंगरप्रिंट्स में ये आया कि उनका तो आईक्यू लेवल बहुत कम है, उनका तो सब्जेक्ट पे कमांड ही बहुत कम है। तो फिर ये मतलब इतना सफल कैसे हुए, क्या हुए। तो इसके ऊपर भी रिसर्च हुई कि यार, एक व्यक्ति जब उसका आईक्यू लेवल कम है, उसका वो स्टडी में इतना अच्छा नहीं है, उसका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, तो उसने इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी की। तो उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुई। तो रिसर्च में ये पता चला कि एक इंसान के अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंसी है। मान के चलो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, अगर उसका मैथ्स अच्छा नहीं है, उसका साइंस अच्छा नहीं है, तो जरूरी नहीं कि वो दूसरी फील्ड में अच्छा नहीं बन सकता। हो सकता है कि वो जॉब अच्छे से नहीं कर सकता, वो बिजनेस बहुत अच्छे से कर ले। हो सकता है वो डॉक्टर अच्छे से ना बन पाए, बट इंजीनियर बहुत अच्छा बन जाए। हो सकता है वो इंजीनियर अच्छा ना बन पाए, बट वो एक आर्टिस्ट बहुत अच्छा बन जाए। तो हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चे के अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं, इंटेलिजेंसी होती हैं। ये हमें उनको बताना है, सिखाना है। और फिर इसके ऊपर स्टडी स्टार्ट की डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने कि यार, ऐसे कैसे होता है, कौन कौन सी इंटेलिजेंसी होती हैं। उसके बारे में रिसर्च इन्होंने स्टार्ट की, और इनको 92-93 के आसपास इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला इस इंटेलिजेंसी को खोज करने के लिए। और उसी इंटेलिजेंसी को हम लोग समझेंगे, और उसके आधार पे काउंसलिंग की जाती है। थोड़ा सा समझते हैं। देखो, और किस किस चीज का सॉल्यूशन मिलता है डीएमआईटी में, इस चीज को समझो। कई बार लोगों को ऐसा लगता है, यार मेरे साथ लाइफ में बुरा क्यों हो रहा है, अनफेयर मेरे साथ में क्यों हो रहा है ना। क्या मुझे लाइफ में कभी सेकंड चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी लोग सोचते हैं। क्या मैं अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये भी लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि मेरा अगर कोई पार्ट वीक है, तो उसे स्ट्रेंथ में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। और कैसे मैं आसानी से सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, ये भी लोग सोचते हैं। तो ये सवाल, ये जो सवाल जो होते हैं ना, ये हर इंसान के अंदर होते हैं, किसी एक इंसान की कहानी नहीं है। बट इस सवाल का सॉल्यूशन कहाँ पे है, इसका आंसर कहाँ पे है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्योंकि इसको लेके ना
हर अगर आप किसी व्यक्ति से डिस्कस करेंगे तो उनके वो अपने नजरिए के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या करेंगे, वो आपको सिर्फ वो आंसर दे देंगे, बट वो आंसर कभी करेक्ट नहीं हो सकता। जैसे कि बहुत सारे लोग काउंसलिंग करते हैं कि आपने दो चार सवाल जवाब किए और उसके आधार पे आपने उनकी काउंसलिंग कर ली कि आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये वो तो आदमी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा है ना। हो सकता है जब वो व्यक्ति आपको आंसर दे रहा है उस टाइप पे उसका मूड कुछ और हो, है ना, तो वो एक करेक्ट, वो कभी काउंसलिंग नहीं होती। बट हम जब डीएमआईटी करते हैं तो डीएमआईटी हम फिंगरप्रिंट से करते हैं, मतलब एक फिंगर्स के हम 3 प्रिंट लेते हैं, ठीक है। मैं आपको फिंगरप्रिंट थोड़े से बताना चाहूंगा कि किस तरीके की फिंगरप्रिंट्स आप लोगे। जैसे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सर देख पा रहे हैं? एक बार हैंड रेस करके मुझे बता दीजिए, आप देख पा रहे हैं फिंगरप्रिंट जो स्क्रीन पे आपके सामने हैंड इस तरीके से हैंड रेस करके मुझे बता दो, देख पा रहे हो? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर दिख रहा है तो हैंड रेस करें, नहीं दिख रहा है तो ऐसे ऐसे कर दो। नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है आपको? ओके। तो इस तरीके से फिंगरप्रिंट्स आप लेंगे। अब जैसे कि हमारी 10 फिंगर्स है, हर एक उंगली के आपको 3 प्रिंट लेना है। अब जैसे कि ये L1 है तो शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड है तो हम शुरुआत करेंगे L1, L2, L3, L4, L5, इस तरीके से। तो जैसे कि ये थंब है तो थंब के आप देखो 3 फिंगरप्रिंट्स है, जैसे सेंटर में हो गया, लेफ्ट में हो गया, राइट में हो गया। मतलब सेंटर में फिंगरप्रिंट्स लिया, इसी को मोड़ के हमने लेफ्ट में ले लिया, इसी को मोड़ के हमने राइट में ले लिया। इस तरीके से एक उंगली के 3 प्रिंट्स हैं, यानी 30 प्रिंट्स हमको लेना होता है, ठीक है। प्रॉपर फिर इसकी स्टडी होती है, फिर उसके आधार पे रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसके आधार पे फिर हम लोग काउंसलिंग करते हैं, आगे समझते हैं। तो जब हम फिंगरप्रिंट्स लेते हैं तो फिंगरप्रिंट्स के आधार पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और बहुत बढ़िया काउंसलिंग होती है, तो इस पर भरोसा किया जा सकता है और हम कॉन्फिडेंट होकर उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको दे सकते हैं, आगे समझते हैं। देखिए अब मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे कि इनको कौन नहीं जानता है, ये है कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन, डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन, सब इनको जानते हैं। बट क्या आपको ये पता है कि ये छोटे में ना बहुत ही मंदबुद्धि टाइप के बालक थे। इनको टीचर्स बोलते थे कि यार ये कुछ कर नहीं पाएंगे, और इन्होंने इतने बड़े बड़े इतिहास रच दिए, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च कर दी, है ना। इसका मतलब क्या कि कोई बच्चा अगर बचपन में पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसके भविष्य का हम निर्माण नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चा आगे चल के ये करेगा वो करेगा, ये हम बोल ही नहीं सकते। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि उसके अंदर खूबियां क्या है, उन खूबियों पे काम करना है, तो वो डीएमआईटी करता है। कुछ मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। ये डायरेक्ट प्राविस नहीं है, ये बचपन से अंधे थे। अब बचपन से अंधे इसलिए थे क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो उस टाइम पे ये थोड़ा सा कम वेट के थे, इस कारण से इनके जो आई साइट है वो लॉस्ट हो गया और ये अंधे पैदा हुए। बट इन्होंने इनको अंधे होने के बावजूद भी ये पियानो बहुत अच्छा बजाते थे। और एज ऑफ 9 साल की उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा एक कॉन्सर्ट किया था, बहुत बड़ा एक मतलब प्रोग्राम किया, किसका, पियानो का। तो जब ये देख नहीं पाते और बिना देखे भी इतना अच्छा पियानो बजाना, इतना अच्छा कॉन्सर्ट करना, इतना एक्सपर्ट बनना, तो इस ये भी कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंसी है। तो ये हर इंसान के अंदर इंटेलिजेंसी हो सकती है। इसी तरीके से सर एलेंजो सैलमोन्स, ये भी एक पर्सन थे। इनका आईक्यू बहुत कम था, मतलब ऐसा कि ये ना चीजों को समझ नहीं पाते थे कि कौन क्या बोल रहा है, इसका अर्थ क्या है, क्या एग्जाम्पल है, कुछ इनको नहीं पता था। बट इनके अंदर एक खूबी क्या थी कि इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत शानदार थी। मतलब कि अगर इन्होंने किसी भी जानवर को ऐसे टच किया, टच करने के बाद में उसका स्टैचू, हूबहू उसका स्टैचू बना दिया करते थे, है ना। अब देखा जाए तो अगर इनके भविष्य का अगर हम लोग निर्माण करें, जब ये छोटे थे तो हम सोचेंगे यार ये बालक तो कुछ जानते ही नहीं है, समझ नहीं पाते, भविष्य में क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। बट ये इतने बड़े 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 आर्टिस्ट बने, तो ऐसा कोई भी बन सकता है।
तो अब इंसान के अंदर क्या क्या इंटेलिजेंसी होती है उस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बना सकता है, उसके डिजाइन बहुत अच्छे कर सकता है। कोई बहुत अच्छा नेचुरलिस्ट बन सकता है, मतलब जो टूरिस्ट गाइड वगैरह होते हैं, जो चीजों को टूर कराना, घुमाना फिराना, है ना, एक्सप्लेन करने का तरीका उनका बहुत अच्छा हो सकता है ना, ये कोई भी बन सकता है। कोई बहुत बच्चा बच्चा आर्टिस्ट, बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, कोई बहुत अच्छा डिजाइनर हो सकता है, डांसर हो सकता है, आर्टिसियंस हो सकता है, जो मिट्टी वगैरह की जो चीजें वगैरह जो बनाते हैं। तो मतलब ये मैं कुछ चीजें आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि ये इंटेलिजेंसी हर किसी के अंदर है। अब हम तीन लोग हैं, अब हम तीन में म्यूजिक म्यूजिक की जो इंटेलिजेंसी है ना, वो हमारे हमारे अंदर भी है। हमको भी गाना सुनना अच्छा लगता है, हमको भी गाना बजाना अच्छा लगता है। बट इसका जो प्रोपोजन है वो ऊपर नीचे होता है, किसी को ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, बट होता सबके अंदर है। तो इतनी सारी जो इंटेलिजेंसी की अगर मैं बात बात की थी कि कोई म्यूजिशियन बन सकता है, आर्टिस्ट बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, ये हर व्यक्ति हो सकता है, बट किसी को एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ते हैं, किसी को एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं। तो अगर मैं बताऊं, देखो डीएमआईटी का काम क्या है कि हर व्यक्ति के अंदर थोड़ी थोड़ी इंटेलिजेंसी है, किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है। तो जिस व्यक्ति के अंदर किसी कोई इंटेलिजेंसी ज्यादा है, वहां पे तो उस पर्सन को कम मेहनत करना है। तो अगर हमने उसको ये सजेशन दे दिया कि यार आपकी इंटेलिजेंसी यहाँ पे अच्छी है, आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने हैं, तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वो। अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है बट उसका मैथ्स गड़बड़ है, तो अब हमको रिपोर्ट में समझ में तो आ गया फिर इसका मैथ्स गड़बड़ है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से उसकी बाकी की इंटेलिजेंसी को देखकर हम उसको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे कि अगर आपका ये वीक है, इसमें भी आप स्ट्रेंथ कैसे लेके आ सकते हो, अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हो। ये हम डीएमआईटी के आधार पर बता सकते हैं, काउंसलिंग के आधार पर बता सकते हैं। मतलब स्ट्रेंथ है वो तो स्ट्रेंथ है, बट वीक पार्ट को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है, ये भी हमारा काम है। ये कोई इंडस्ट्री में नहीं करता, बट हम ये करेंगे कि वीक पार्ट को भी स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे, है ना। तो इंटेलिजेंसी जो थी, देखो जैसे कि इनका अलग अलग क्या नाम होते हैं। जैसे कि कोई वर्ड स्मार्ट होता है, मतलब कोई बोलने का जादूगर होता है, जैसे मोदी जी हैं, बोलने के जादूगर हैं। उनका लिंग जिसको इसको साइंस में बोलते हैं लिंग्विस्टिक पावर, उनका बहुत अच्छा है। कोई लॉजिकल मैथमेटिकल अच्छा होता है, जो उसको बोलते हैं नंबर स्मार्ट, उसको कहा जाता है। कोई पिक्चर स्मार्ट होता है, कोई बॉडी स्मार्ट होता है। कोई इंटरपर्सनल होता है, मतलब लोगों से बात करना और लोगों को अपनी बातों से खुश कर देना, मतलब लोग उसकी बातों से मंत्र मुग्ध हो जाए, इस तरीके से किसी के अंदर इंटेलिजेंस होती है। कोई इंट्रापर्सनल होता है, मतलब वो थोड़ा सा शाही होता है, इंट्रोवर्ट होता है, वो खुद को ही खुद के बारे में ही सुनना पसंद करता है, या खुद ही सारी चीजें करता है, उसको लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता। और किसी को घूमना फिरना अच्छा लगता है। कोई नेचर स्मार्ट होता है। तो हर तरीके की इंटेलिजेंसी है, और सबकी अपनी अपनी खूबी है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई पार्ट बहुत अच्छा है, ये हमें उनको बताना है। अब जैसे कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। अब जैसे मान के चलो कोई वर्ड स्मार्ट है, ठीक है, किसी का लिंग्विस्टिक पावर बहुत अच्छा है, मतलब वो शब्दों का जादूगर है। तो आप मुझे बताओ उसके पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है, ये मुझे आप माइक ऑन करके बताओ। अगर कोई वर्ड स्मार्ट है ना, तो उसके पास कैरियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, मतलब वो शब्दों का जादूगर जादूगर है, तो क्या क्या कर सकता है वो बताइए। बताइए बताइए, माइक ऑन करके बताइए, जो भी आपको पब्लिक। लगता। हाँ, पब्लिक स्पीकर बन सकता है, बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता है। और क्या बन सकता है अगर कोई वर्ल्ड स्मार्ट है तो, और क्या कर सकता है। सर टीचर कोच वगैरह। कोच बन सकता है। और क्या कर सकता है। एक लॉयर भी बन सकता है, अच्छा लॉयर बन सकता है, क्योंकि वो भी तो उसका भी तो शब्दों का पूरा गेम है सर ना। और बताइए प्रमोद सर, अगर कोई शब्दों का अगर जादूगर है तो क्या बन सकता है। माइक को ऑन कर लीजिए सर, माइक को ऑन कर लीजिए। लेक्चरर भी बन सकता है। हाँ, लेक्चरर भी बन सकता है। आपकी नजर में आज के टाइम पे शब्दों का जादूगर कौन है, मतलब किस आपको ऐसा लगता है, मतलब कोई ऐसा पर्सन आपकी नजरों में जो मतलब कुछ भी अगर बोलता है तो लोग तुरंत ही कन्विंस हो जाते हैं, उसके दीवाने हो जाते हैं, वो शब्दों से खेलना जानता है।
कौन है ऐसा? पॉलिटिकल लीडर सर, कोई कोई। पॉलिटिकल लीडर्स आपकी नजर में, प्रमोद सर, कौन है ऐसे वर्ल्ड स्मार्ट? ऐसे ऐसे तो सर पॉलिटिकल पॉलिटिकल लीडर लीडर तो हुए हैं, हम्म। पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ जो है अभिनेता भी हैं, हाँ, बहुत से लोग हैं ऐसे। बहुत किसी का नाम लेना चाहेंगे आप? आपकी आपकी नजर में वर्ल्ड स्मार्ट कौन है? किसका लिंग्विस्टिक पावर अच्छा है? किसी का नाम लेना चाहेंगे? हम्म, सर इंडिया ठीक है। नरेंद्र मोदी जी है। हाँ, मोदी जी और हैं, हाँ। वाजपेयी भी था सर, पहले वाज पहले। वाजपेयी जी थे, अटल वो भी भी मतलब अटल शब्द। अटल हाँ, अटल अट- अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी थे। वाजपेयी थे। उसके बाद में फिल्मी दुनिया में अमिताभ बच्चन है। हाँ, वो भी बहुत अच्छे, मतलब उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, मतलब वो शब्दों का जो चुनाव करते हैं बहुत गजब तरीके से वो चुनाव करते हैं। तो ऐसे जो पीपल होते हैं वर्ल्ड स्मार्ट होते हैं। अब मान के चलो कोई बच्चा है जिसका वर्ल्ड स्मार्ट है वो बच्चा, बट वो बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है, वो साइंस में अच्छा नहीं है, तो कम से कम वो वर्ल्ड स्मार्ट है तो एक अच्छा कैरियर तो इन सारी चीजों को बना सकता है। वो शब्दों के बेस पे कुछ नहीं कर सकता। तो ये उसके पास एक कैरियर ऑप्शंस है ना? और क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ जो हमारे इस पीडीएफ में है। कि हाँ, वो स्पीच अच्छी दे सकता है ना? और एजुकेशन राइटर अच्छा बन सकता है, कोच बन सकता है, सिविल सर्विस में जा सकता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकता है ना? मार्केटिंग वाली जॉब में आ जा सकता है ना? तो ये इसके पास ऐसे ऐसे ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने कुछ लिख कर रखे हुए हैं अगर कोई वर्ल्ड स्मार्ट है तो। एक तो व्यक्ति की ये इंटेलिजेंसी हो गई। अगर ये इंटेलिजेंसी व्यक्ति की बहुत अच्छी है ना, तब भी उसके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस उसके पास में खुले हुए हैं। सेकंड हम उसकी इंटेलिजेंसी को समझते हैं। हाँ, अब बात करते हैं नंबर स्मार्ट की। सपोज मान के चलो कोई व्यक्ति है जो नंबर स्मार्ट है, मतलब उसका मैथ्स का कैलकुलेशन गजब है, उसकी तर्क शक्ति बहुत जबरदस्त है ना? उसके सारे जो इंटेलिजेंसी है ना उसमें वो फेल है, बट उसकी ये इंटेलिजेंसी बहुत जबरदस्त है। तो वो क्या क्या कर सकता है? अकाउंटेंट बहुत अच्छा बन सकता है, कंप्यूटर एनालिस्ट बहुत अच्छा बन सकता है, कंप्यूटर टेक्नीशियन बहुत अच्छा बन सकता है, प्रोग्रामर बहुत अच्छा बन सकता है ना? नंबर स्मार्ट है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो लॉयर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, फार्मासिस्ट बन सकता है ना? रिसर्चर्स बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शन इनके पास में है ना? अगर कोई नंबर स्मार्ट है ना, लॉजिकल स्मार्ट है अगर कोई तो। इसके अलावा और कौन से नंबर स्मार्ट के अलावा पिक्चर स्मार्ट अगर कोई है ना? अगर कोई स्पेचुअल पिक्चर स्मार्ट है तो वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा बन सकता है, ग्राफिक डिजाइनर बहुत अच्छा बन सकता है, फैशन डिजाइनर हो गया, इंटीरियर डिजाइनर हो गया। मतलब आर्टिस्ट से जुड़े जितने भी काम है, उसकी ड्राइविंग भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि वो पिक्चर स्मार्ट है, उसको पता है कि मुझे कितनी डिस्टेंस पे टर्न लेना है, कितनी डिस्टेंस पे क्या करना है, सब उसको बहुत अच्छे से पता होगा। उसकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त होगी। अगर कोई आर्टिस्ट है, पिक्चर स्मार्ट है, तो उसकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त होगी, है ना? वो बहुत अच्छी प्लानिंग लोगों को करके दे सकता है ना? तो ये भी कैरियर ऑप्शन से इनके पास में रहते हैं। अगर मान के चलो कोई बॉडी स्मार्ट है, काइनेस्थेटिक मतलब जो स्पोर्ट्स में जो पर्सन जाना चाहते हैं, उनका बॉडी स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, उनके बॉडी में स्टेमिना होना बहुत जरूरी है। सपोज मान के चलो आप स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं बट बॉडी में स्टेमिना नहीं है, तो फिर कैसे जा पाएंगी? नहीं जा पाएंगे, है ना? तो ये भी पता चलता है एथलीट बहुत अच्छा बन सकते हैं, है ना? कोई भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो काम है वो भी बहुत अच्छा कम कर सकते हैं, उस लाइन में जा सकते हैं। और आर्मी में आर्मी मैन हो सकते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, है ना? बहुत सारे काम हो सकते हैं, मतलब अगर शरीर से जुड़ा जो भी काम है ना, तो वो पिक्चर स्मार्ट होते हैं। तो अगर मान के चलो कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो डीएमआईटी में हम क्या देखेंगे कि भाई वो बच्चा जो है वो बॉडी स्मार्ट है या नहीं, वो आगे जा सकता है कि नहीं जा सकते, कितने एफर्ट्स लगाने हैं, ये भी हमको समझ में आ जाएगा। और उसके आधार पर हम लोग काउंसलिंग कर पाएंगे। अब मान के चलो कोई म्यूजिक स्मार्ट है, उसके पास कोई भी इंटेलिजेंस ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? भाई बहुत अच्छा वो मतलब म्यूजिक कंडक्टर, म्यूजिक राइटर बन सकता है ना? और म्यूजिक टीचर बन सकता है ना? म्यूजिक थेरेपिस्ट बन सकता है, साउंड एडिटर बन सकता है ना? वो बहुत कुछ कर सकता है, वो अच्छा गाना गा सकता है, फिल्मों में जा सकता है, ठीक है, अपनी खुद की नई पहचान बना सकता है, वॉइस ओवर दे सकता है, रिकॉर्डिंग्स पर जो होती है उसमें लोग वॉइस ओवर देते हैं वो कर सकता है। उसके बहुत सारे रास्ते उनके पास में ओपन होंगे। इस म्यूजिकल सेक्टर में जा सकता है। हाँ, म्यूजिकल बिल्कुल जा सकता है, म्यूजिकल क्षेत्र में जा सकता है।
अब अगर मान के चलो कोई पीपल स्मार्ट है ना, मतलब उसको लोगों के साथ में तालमेल बनाना, लोगों के साथ में बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, तो उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, मैनेजमेंट स्किल्स भी होती है, तो वो लीडर बन सकता है, मैनेजर बन सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है, सोशल वर्कर बन सकता है, रिसेप्शनिस्ट सेल्स में जा सकता है, काउंसलर बन सकता है ना, कोच भी बन सकता है, टीम लीडर बन सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको लोगों से बातचीत करना और आपको नेटवर्किंग करना अगर आती है, कुछ भी कर सकते हो आप, किसी भी प्रोफेशन में सफल हो सकते हो आप, है ना। तो ये चीज है। तो अगर इंटरपर्सनल है तो भी बहुत अच्छा है। अगर कोई सेल्फ स्मार्ट है, सेल्फ स्मार्ट का मतलब होता है इंट्रापर्सनल, मतलब वो इंट्रोवर्ट रहता है, वो खुद ही सारे काम मतलब वो लोगों से ज्यादा बातचीत करना उसको अच्छा नहीं लगता, वो खुद से ही बात करता है, खुद से ही टॉक करता है। ऐसे लोग के लिए भी फाइनेंस जैसी चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती, है ना। आप किसी को, आप फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, आप जो है कंसल्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि आप खुद पे ही काम कर रहे हो, पर्सनल काउंसलर आप बन सकते हो, वेल्थ प्लानर, फाइनेंस मैनेजर जो मैंने आपको बताया है ना। ऐसे मतलब ऐसे लोगों को ऐसे काम देनी चाहिए जिसमें कि ज्यादा लोगों से कनेक्टिविटी ना हो, आपको अकेले बैठ के काम करना है। अगर एमबीए करना है तो फाइनेंस वाला एमबीए कर लो, बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। तो सेल्फ स्मार्ट जो है ना, उसकी भी एक स्ट्रेंथ रहती है। तो जितनी भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, उसकी वीकनेस भी स्ट्रेंथ भी है, बट हमको गौर किस में करना है, हमको स्ट्रेंथ पे गौर करना है। नेचर स्मार्ट, अगर मान के चलो किसी को घूमना फिरना पसंद है तो टूरिस्ट गाइड बन सकता है ना, जूलिस्ट बन सकता है, एग्रीकल्चर साइंस में जा सकता है, गार्डन डिजाइनर आयुर्वेदम साइंस में जा सकता है, बहुत सारी चीजें जो कर सकता है ना। अगर कोई नेचर स्मार्ट, तो उसको घूमना फिरना पसंद है तो कोई जरूरत नहीं है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसे करके बहुत अच्छा पैसा वो बना सकता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मतलब ये इंटेलिजेंसी हमने देखी हुई हर इंसान के अंदर होती है। तो इसको हम अभी देखो, आप अगर आपको ये लग रहा होगा कि मैं इनको कैसे याद रखूंगा, बट आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस जो मैं बता रहा हूँ, जैसे आज मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये मैं भेज दूंगा, इसको बस एक बार रिवीजन कर लेना, समझ लेना बस। ये धीरे 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 कल मैं कुछ और बताऊंगा, सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे, लास्ट में सब समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से इंटेलिजेंसी होती है। और डीएमआईटी में हमको क्या समझ में आएगा कि भैया हमारे लर्निंग स्टाइल क्या कौन कौन से हैं। मतलब एक बच्चा जब पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करने का तरीका बच्चे का क्या क्या हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि हर बच्चा लिख कर याद करे, जरूरी नहीं कि हर बच्चा बोल बोल कर याद करे, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा मन ही मन में याद करे। हम लोग क्या करते हैं पेरेंट्स के, हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बच्चों को बताते हैं कि तुम्हें पढ़ाई कैसे करना है। कैसे, सपोज मान के चलो कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको नींद आ रही है, हम क्या बोलेंगे बच्चे से, वो जो जोर से बोल बोल के पढ़ो, खड़े होकर पढ़ाई करो, चल फिर कर पढ़ाई करो, तो बच्चा चल फिर के पढ़ाई करने लगा। अब मान के चलो माता पिता टीवी देख रहे हैं और बच्चा जोर जोर से पढ़ रहा है, जोर जोर से मत पढ़ो, मन ही मन में पढ़ो, बैठ कर पढ़ो, तो बच्चा मन ही मन में बैठ के पढ़ने लगा। ठीक है। कभी आपको लग रहा है कि उसको आलस आ रहा है तो लिख लिख कर पढ़ो। तो हम ना कुछ भी बच्चे को बताते हैं, अगर एक बच्चे को बोल बोलकर याद हो रहा है तो दूसरे बच्चे को भी बोल बोल कर याद हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उस बच्चे का ब्रेन अलग है और उस बच्चे का ब्रेन अलग है। ठीक है जी। तो इस तरीके से अलग अलग इंटेलिजेंसी होती है, जिसको विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक हम लोग कहते हैं। और इस तरीके से मतलब देखकर, सुनकर, कर कर, है ना। विजुअल का मतलब क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे देखकर याद होगा, कुछ बच्चों को सुनकर याद होगा, ऑडिटरी। और काइनेस्थेटिक, कुछ बच्चों को जब तक बॉडी का मूवमेंट नहीं करेंगे उनको याद नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से उनको अलग अलग रेमेडीज दी जाती है। ठीक है। अगर आप देखो, इन बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता देता हूँ क्या होता है। जो विजुअल वाला जो बच्चा होता है ना, विजुअल वाला, तो वो बच्चा क्या देखेगा, वो बच्चा देखेगा कि उसको ना कुछ चीजें दिख जाए, मतलब लिखा हुआ कुछ दिख जाए उसे, या फिर वो लोगों से ये बोलेगा कि यस मैंने आपको देखा था, है ना। जब तक वो चीजों को देखेगा नहीं उसको याद नहीं होगा। या फिर वो बोलेगा शो मी, आप मुझे बताइए क्या बताना चाह रहे हो, है ना। उसको फेस जल्दी से याद रहेंगे, है ना। और अगर वो जब जब भी लोगों से मिलेगा तो क्या बोलेगा कि आपको देखकर मुझे अच्छा लगा, इसका मतलब कि वो विजुअल इंटेलिजेंसी वाला है। इसमें से कुछ लोग अगर ऐसा है कि आपको सुनकर अच्छा लगा, आपकी बातें मुझे अच्छी लगी, है ना, मुझे आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, सुनाइए मुझे, आप बोलकर एक्सप्लेन करिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ऑडिटरी वाले होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार मुझे मुझे आप डेमो करके बताइए, या फिर आप जो चीज बोल रहे हो पहले मैं इसको ट्राई करके देखूंगा, उसके बाद मुझे विश्वास होगा। तो ऐसे जो लोग रहते हैं उनका काइनेस्थेटिक वाला पार्ट ज्यादा मतलब डोमिनेट होता है, तो इस कारण से वो इस तरीके की बातें करते हैं। तो यहाँ से भी हम चीजों को समझ सकते हैं, है ना।
तो अलग अलग जो मतलब पढ़ाई करने के अलग अलग तरीके हैं, आपको किस तरीके से क्या लर्निंग करना है वो भी आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। अब मैं बात करता हूँ कि भैया डीएमआईटी जरूरी क्यों है। भैया इस चीज को समझ लो, आप लोगों को आप बता सकते हो कि इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो आज भी हर साल ऐसा है कि 11-12 हजार बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अब वो सुसाइड क्यों करते हैं भैया? प्रेशर है उनके ऊपर, सोशल प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, फ्रेंड सर्कल का प्रेशर, अलग अलग प्रेशर है, जिस कारण से उनको ऐसे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अगर जो बच्चा प्रेशर में है ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, अगर सही टाइम पे उसकी अगर आपने काउंसलिंग कर दी तो वो बच सकता है। और अगर आपने अपने जीवन में अगर कुछ बच्चों को, 4-5-6 बच्चों को भी अगर आपने सुसाइड करने से बचा लिया, तो आप सोचो कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो, अगर मैंने कोटा के अंदर देखा, कोटा के अंदर जैसे 11-12 हजार बच्चे हर साल सुसाइड करते हैं। कोटा के अंदर हम लोगों ने कुछ बच्चों का डीएमआईटी किया, तो डीएमआईटी करके पता चला एक बच्चा जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, उसका दिमाग तो मेडिकल के लिए बना ही नहीं है। अब उससे पूछो तो वो तैयारी क्यों कर रहा है मेडिकल की, भैया उसका इंटरेस्ट कुछ नहीं है। फैमिली ने बोला कि भैया तैयारी करो, डॉक्टर बनोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे, या फिर दोस्त हमारा तैयारी करने के लिए आ गया तो हम लोग आ गए। तो अगर कोई फैमिली के प्रेशर में है या दोस्त को देखकर कोई डॉक्टर बनेगा, तो क्या अच्छा डॉक्टर बन जाएगा? कभी नहीं बन पाएगा, जब तक उसके अंदर उसकी इंटेलिजेंस ही नहीं होगी, है ना। तो सही गाइडेंस हम डीएमआईटी के माध्यम से दे सकते हैं, जिससे बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट होने से हम लोग बचा सकते हैं, है ना। अब बच्चों को कैसे फायदा मिलता है? देखो यार, बच्चों को अगर आप डीएमआईटी करते हो तो पहली बात ये है कि उनका पढ़ाई में, स्टडी में उनका समय कम हो जाएगा, उनका पैसा, उनके एफर्ट सही जगह लगेंगे, वेस्ट नहीं होगा। उनको कौन सी क्लासेस करना है, कौन सा कोर्स करना चाहिए, ये उनको पता चल जाएगा। और उनके माता पिता के बीच में रिलेशन अच्छे से बिल्ड होंगे, क्योंकि माता पिता को अभी ऐसा लगता है कि बच्चा हमारी बात ही नहीं सुनता है। माता पिता को समझा देंगे भैया बच्चे का ब्रेन अलग तरीके से बना हुआ है, ये आपकी बात नहीं सुनता, ऐसा नहीं है। तो रिलेशन उनके अच्छे होंगे, बच्चे स्ट्रेस फ्री जो है पढ़ाई करेंगे, है ना, अपना बचपना जो है ना, बचपन जो है स्ट्रेस फ्री व्यतीत करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डीएमआईटी इनको मदद कर सकता है। इंडिविजुअली डीएमआईटी कैसे मदद कर सकता है कि भैया हम जान सकते हैं कि हमें किस कैरियर में जाना चाहिए, हमारे अंदर क्या एबिलिटीज है ना, किस कैरियर का चुनाव करें, ये हमको पता चल सकता है। और हमको क्या पता चल सकता है कि हमारा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंसी हमारी किस चीज में है, हमारे अंदर हमारा लर्निंग स्टाइल क्या है, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी क्या है, हमारी हमारी लीडरशिप स्टाइल क्या है, वो हमको पता चल जाएगा। हम अपने रिलेशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं, वो हमको पता चल जाएगा। अपने सपनों को हम कैसे जल्दी से पूरा कर सकते हैं, ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है। और सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम हम कैसे अपने लिए तैयार कर सकते हैं, वो हमको पता चल जाएगा। हम अपना आईक्यू, ईक्यू, एक्यू, सीक्यू लेवल को कैसे इंक्रीज करके अपने सारे लेवल्स को अच्छा कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को जल्दी हासिल कर सकते हैं, वो हमको पता चल जाएगा। तो इतनी सारी चीजें इंडिविजुअल को पता चल गई। कॉर्पोरेट की अगर मैं बात करता हूँ, आप कॉर्पोरेट में अगर डीएमआईटी करते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले आप बोल सकते हो कि भैया आपका जो जो भी वर्किंग है उसके लिए सही पर्सन कौन है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप पहले से ही पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का काम ये है, इस व्यक्ति का काम ये है, मतलब इसकी इंटेलिजेंसी इस चीज में, ये अकाउंट बहुत अच्छा संभाल सकता है, ये सेल्स में जा सकता है, ये मार्केटिंग में जा सकता है, ये मैनेजमेंट में जा सकता है। सबको आप मतलब आपको किसी को हायर करने से पहले सब पता चल जाएगा। किसी भी एम्प्लॉय का आप कैसे मैक्स टू मैक्स पोटेंशियल का यूज कर सकते हो, ये आप उनको बता सकते हैं। इसके साथ में आप मतलब कैसे कोई भी व्यक्ति है उसको आप वर्क प्लेस पे कैसे उसको ऑल स्टार परफॉर्मेंस कराने पे मजबूर कर सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे आप इनहांस कर सकते हो, कैसे उसका अच्छे यूज कर सकते हो। मैनेजर कैसे आपको मैनेजर कैसे आपको एक अच्छा सही काम दे सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट में मदद मिल सकती है, अगर एक दो चीज भी अगर कॉर्पोरेट में समझ में आ गई तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो कॉर्पोरेट में बहुत सारे लोग जो है डीएमआईटी वगैरह करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना ये अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, मैं इसको ना इस रिपोर्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, उसको बहुत अच्छे से बताएंगे, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। मतलब फिंगर देखो, जैसे जिस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट होती है ना, वैसा उसका ब्रेन बना हुआ है। तो फिंगरप्रिंट को समझ लिया तो ब्रेन का समझ में आ जाएगा, है ना। तो हर व्यक्ति की देखो 4 तरीके की इंटेलिजेंसी होती है, मतलब 4 तरीके की, सॉरी, पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी कौन सी होती है? डोमिनेंट ईगल जिसको कहा जाता है, इन्फ्लुएंशियल पिकॉक, आउल जिसको कंप्लेंट कहा जाता है, स्टडी अनइडप। ये 4 तरीके की पर्सनैलिटी में पूरी दुनिया समाई हुई है। अगर आपने इन 4 तरीके की पर्सनैलिटी को समझ लिया ट्रेनिंग में,
तो बहुत अच्छे से आप किसी पर्सन की काउंसलिंग कर सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसका रिसर्च किसने किया था? मॉल्टन मार्सन ने इस चीज का रिसर्च किया था। उसने रिसर्च की, लोगों पे स्टडी की, और फिर समझ में आया कि दुनिया में 4 तरीके के लोग हैं, उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी है। तो उस पर्सनैलिटी के हिसाब से हम क्या क्या गाइड कर सकते हैं कि लोग कि कोई अगर बच्चा है तो उसको किस तरीके का टीचर चाहिए, उसको किस तरीके का दोस्त चाहिए, उसको किस तरीके का माहौल चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। वो अंदर से कैसे, बाहर से कैसा कैसा माहौल रखे, ये बहुत सारी चीजें हम लोग बता सकते हैं पर्सनैलिटी के आधार पर। उसके सक्सेस रेशियो क्या हो सकते हैं वो हम लोग बता सकते हैं। तो इस चीज की रिसर्च की थी मॉल्टन मार्सन ने, जिनको नोबेल पुरस्कार आगे चल के मिला। और बहुत बढ़िया इन्होंने स्टडी की। इन्होंने एक, जैसे आपने वंडर वुमन मूवी देखी होगी, वो मूवी भी कहीं ना कहीं इन्होंने ही बनाई थी। सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट में इन्होंने बनाई थी, फिर उसका उसके मॉडर्न वर्जन आने लगे, ठीक है। ये तो ट्रेनिंग का पार्ट है, ये ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने अभी थोड़ा सा आपको ये बताया कि डीएमआईटी कैसे कैसे मदद कर सकता है, क्या हो सकता है, और रिपोर्ट का भी मैंने आपको सैंपल बताया, ठीक है। आज से हम इतना ही करेंगे, और मैं आपको ना कुछ होमवर्क दूंगा। होमवर्क क्या दूंगा वो समझो आप। होमवर्क में पहली बात, दोनों चीजें मैं आपको भेजूंगा, दोनों के पीडीएफ में आपको भेजूंगा। दोनों को पीडीएफ आपको अच्छे से देखना है। और पीडीएफ के साथ में मेरी जो पुरानी रिकॉर्डिंग है, एक बार मैं वो भी आपको भेजूंगा। अभी की रिकॉर्डिंग इसमें टाइम लगेगा, तो पुरानी रिकॉर्डिंग में भेजूंगा। कहीं भी कोई डाउट होता है उसको समझ लेना, एक बार इन दोनों चीज पे नजर मार लेना, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। बस नजर मारना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना। कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से थोड़ा सा फिंगरप्रिंट को समझेंगे, उसकी रिचेस को हम समझेंगे। फिर उसका रिलेशन ब्रेन के साथ कैसे, ब्रेन पे हम लोग बात करेंगे, फिर ब्रेन के सॉफ्टवेयर को हम लोग समझेंगे। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई भी हमको जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। आज मैंने जो आपको बताया, जो भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, उसमें अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। आज हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जी। इसमें तो सर कोई दिक्कत नहीं लग रहा है हमको। अगर दिक्कत लगेगा तो आपसे एकदम पूछ लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, है ना। बाकी ये रिपोर्ट को, जो मैं आपको रिपोर्ट भेजूंगा ना, एक बार रिपोर्ट को आप देख लेना। देखो रिपोर्ट में क्या है, पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पे पता चल गया, मैंने आपको बताया ही था, है ना, ये सारी चीजें, है ना। ये पता है हमारे जो 10 फिंगर्स है ना, उसके आधार पर ये परसेंटेज दिया गया है कि बच्चे का, देखो, मैनेजमेंट एबिलिटी क्या है, इंटरपर्सनल क्या है बच्चे का, लॉजिकल एबिलिटीज, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, लैंग्वेज एबिलिटी, है ना, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, तो ये ना यहाँ पे दिया गया है। तो इसके आधार पे अब देखो, रिपोर्ट के अंदर सारा कुछ है, तो जब काउंसलिंग करोगे ना तो बहुत आपको मदद मिलेगी, है ना। तो ये आप पता चलेगा बच्चे को उसके अंदर पोटेंशियल कितना है, ये यहाँ पे बताया गया है। कि देखो अगर 61 से 100 के बीच में तो लो पोटेंशियल है, 101 से 140 के बीच में है तो एवरेज पोटेंशियल, एक 141 से 180 के बीच में तो गुड पोटेंशियल है। तो ये भी हमको पता चल जाएगा। इसके बाद में ये पता चल रहा है कि लेफ्ट राइट ब्रेन कैसे काम कर रहा है, बाय का द परसेंटेज में यहाँ पे सारी चीजें हैं कि लेफ्ट ब्रेन का परसेंटेज क्या है, राइट ब्रेन का परसेंटेज क्या है। अब इसके आधार पर हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चे को जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करेगा तो कितनी परेशानी आएगी, या बिजनेस करेगा तो सफलता जल्दी हासिल कर सकता है ना। और उसका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैसा है, मतलब बच्चा अगर कोई भी डिसीजन ले रहा है तो गलत ले रहा है, सही ले रहा है, वो भी हमको यहाँ से समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर इंटेलिजेंसी के बारे में तो हम बताएंगे ही बताएंगे आपको, है ना, इसमें लिखा भी जब है सब कुछ। जब जब तक सर थम्स देखने नहीं आएगा तब तक ऐसे सब पता भी नहीं चलेगा ना। वो सब आपको आएगा, वो सब सब पता चल जाएगा, वो सब बताएंगे आपको धीरे धीरे। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिपोर्ट में क्या क्या जानने को मिलता है, और रिपोर्ट का एक बार रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, है ना, जैसे भेजूंगा ना तो आपको पता हो, इसलिए। अब जैसे कि इसमें ये भी पता चल रहा है, देखो कि बच्चे का ईक्यू कितना होना चाहिए, आईक्यू कितना होना चाहिए, एक्यू सीक्यू कितना है उसका, और कितना होना चाहिए, है ना, तो वो भी पता चल जाता है। अगर मान के चलो इसमें से कोई पार्ट वीक है तो उसको कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। कोई अगर ज्यादा है तो उसे बैलेंस कैसे करना है वो भी बताएंगे। अब देखो, माई एक्वायरिंग मेथड, मतलब ये, इसमें ये बताया गया है कि देखो बच्चा जन्म तो लेता है अपनी खूबियों के साथ में, कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई ना कोई वीक पार्ट होता है, ये हर बच्चे के साथ में होता है। बट बच्चे ने जब जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद में वो कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाए, कैसे वो चीजों को लर्न करे, और कैसे वो वीक पार्ट को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करे, उसका सही तरीका क्या है, सही रास्ता क्या है,
वो आपको यहाँ से जानने को मिलेगा, माई एक्वायरिंग मेथड से। ठीक है, एग्जाम्पल को तौर पर बता देता हूँ। अब जैसे ये 100% है सेल्फ कॉग्निटिव, मतलब ये जो बच्चा है ना, ये फुली सेल्फ कॉग्निटिव, मतलब आप इस बच्चे के सामने किसी की अगर तारीफ कर दो, ये बच्चा आपसे नफरत करने लगेगा। तारीफ नहीं कर सकते आप इस बच्चे के सामने किसी की। अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, तारीफ करना है, तो इसकी ही तारीफ करो आप। इसकी तारीफ करोगे तभी काम बनेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि फलाने के बच्चे ने ये किया वो किया, आप ये बोलो कि आपने पहले ये किया था, अभी और अच्छा आप कर सकते हो। तो ये ना खुद से, खुद के एक्सपीरियंस से, खुद से इंस्पायर होके, खुद से सीखने वाला बच्चा है ये। तो अब इसके हिसाब से फिर रेमेडीज दी जानी देंगे हम लोग कि भैया आप इस बच्चे के साथ में कैसा ट्रीटमेंट करना है, क्या करना है। अब ये चीजें किसी को नहीं पता है, तो वो माता पिता क्या करेंगे, वो तो क्या करेंगे, सिर्फ कंपैरिजन करेंगे कि उस बच्चे ने, देखो उस बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, 100 आउट ऑफ 90 मार्क्स आए, फलाने के बच्चे का ये जॉब लग गया, इसने ये कर लिया। तो ऐसे में आप तो अपनी तरफ से बच्चों के लिए अच्छा बोल रहे हो, पर बच्चे का ब्रेन तो दूसरी तरीके से बना हुआ है ना, वो तो आपसे नफरत करने लगेगा। यार पापा जब देखो उसकी तारीफ करते रहते हैं, मेरे को तो कुछ समझते ही नहीं है। अब ये जो चीज आप कर रहे हो, लोगों से कंपैरिजन करना हो, ये उनको बताना, ये सारी चीजें, ये ना जो अफेक्टिव जो वाला जो ये बंदा है ना, इसके लिए सही है, क्योंकि ये बंदा कॉपी करके सीखता है। जब तक दो चार लोगों को देखना लेगा, समझना लेगा, ये कुछ करेगा ही नहीं। ये कॉपी करके सीखेगा, नकलची है। तो इसको फिर इस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, तो ये इसके बारे में बताया जाएगा। ये लर्निंग स्टाइल के बारे में आ गया है ना, जैसे विजुअल लर्नर कितना परसेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑडिटरी कितना लर्नर है, काइनेस्थेटिक है ना। तो यहाँ से हम उनको रेमेडीज देंगे, बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ाई करना है, क्या करना है, किस तरीके से क्लास में क्या, किस तरीके से बैठना चाहिए, किस तरीके से, वो हम उनको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में कैरियर का ऑप्शन है, ये कैरियर के बारे में बताया गया है। देखो जिसमें 5 रेटिंग है ना, वो कैरियर उस बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है, मतलब कम एफर्ट्स में अच्छे रिजल्ट। और जिसमें थोड़े से कम है, जैसे कि इसमें एक एक स्टार है इंजीनियरिंग, मतलब ये अगर इंजीनियरिंग करने के लिए जाएगा तो मतलब इसकी खटिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये जो है नहीं कर पाएगा, इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका एक स्टार है और इसके पास में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर ये मेडिकल लाइन में जाएगा तो मेडिकल मेडिकल लाइन में अच्छे से परफॉर्मेंस दे देगा, क्योंकि इसमें 4 स्टार है और इसमें 1 स्टार है। तो यहाँ पे ना स्टार भी दिए जाते हैं, इस स्टार के आधार पे हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, है ना। तो रिपोर्ट के अंदर तो चीजें बताई जा रही हैं, बट हमको कुछ आउट ऑफ रिपोर्ट करना है ना, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। तो आज मैं ये दोनों चीजें आपको भेज दूंगा, पुरानी रिकॉर्डिंग भी एक बार भेज दूंगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये मैं ये भी आपको कल सुबह तक भेज दूंगा। ये दोनों चीजें, रिपोर्ट और ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा आप समझ लो, देख लो क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या होगा, सारी चीजें। इससे ना आपके माइंड में ना एक रूपरेखा बन जाएगी। कल हम और धीरे धीरे चीजों की स्टडी करना स्टार्ट करें, कल फिंगरप्रिंट्स को देखेंगे, ब्रेन को देखेंगे, धीरे 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 काउंसलिंग कैसे की जाती है उसको देखेंगे। 7 दिन में आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ूंगा, क्योंकि आज मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने इतनी सारी चीजें जो बता दी है ना, वो भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या है, मतलब भूल ना जाऊं, सर से ऊपर से ना निकल जाए, ऐसा ऐसा ये हो रहा होगा, है ना। तो इसको धीरे धीरे समझना जरूरी है अच्छी काउंसलिंग के लिए। अगर मैं आपको फॉर्मेलिटीज करता, जैसे और भी लोग ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, वो डीएमआईटी के 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, अब 2 दिन में क्या कोई सीखता है, 1 दिन की ट्रेनिंग दे दी, 1 दिन की ट्रेनिंग में क्या सीखता है। बट हमने इसको ना थोड़ा सा डिटेल में रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, तो किसी कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको ये दोनों चीजें भेजता हूँ, पुरानी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भेज देता हूँ, उसको एक बार देखना समझना, फिर कल हम फिर मिलेंगे। कल मुझे आप बता देना कि 8 बजे मिलना ठीक रहेगा, 8:30 बजे, जैसा भी हम तब से स्टार्ट कर देंगे। गुरुजी 8:30 बजे। हाँ, 8:30 बजे कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैंने जस्ट पूछा है आपसे, 8:30 बजे कर देंगे, कोई परेशानी नहीं। 8:30, है साढ़े ना। आठ बजे से जी कर जी। दिया जाए। आज का जो सेशन था उसमें थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आई होंगी, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कैसे होता है, क्या होता है ना, चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। ज्यादा आगे हमें भागना नहीं है, जितना बताया गया उतना ही है, समझते समझते चलेंगे ना, तो अच्छे से समझ में चीजें आ जाएंगी, है ना। मन में अभी आपके ज्यादा तो बहुत, समझ में नहीं आया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ी, इतनी समझना काफी है, थोड़ा थोड़ा समझना काफी है, थोड़े थोड़े समझ में सब आएगा, है ना। मन में बहुत सारे डाउट भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, वो आपको लास्ट वाले डेज में जाते जाते सब समझ में आ जाए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो अभी फिर मैं ट्रेनिंग को अभी यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, और आपको वो चीजें भेज देता हूँ, तो एक बार जब भी समय मिले तो कल कल ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले एक बार उस पर नजर मार लेना, चीजों को समझ लेना। ठीक है, दोनों पीडीएफ और एक पुरानी ट्रेनिंग का वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है सर, चलिए,
ठीक आज के लिए फिर इतना ही, और मिलते हैं हम लोग कल 8:30 बजे, है ना। नमस्कार, गुड ठीक है नाइट। सर, गुड नाइट, गुड नाइट सर।